राजा निर्वंशिया। अब आगे भाव के जरा से फर्क पर घंटों बहस करते हैं। शाम को सड़ी गली तरकारियों को किफ़ायत के कारण लाते हैं। ऐसे लोगों से किस मुंह से मांग कर वह अपनी गरीबी के एहसास पर ठोकर लगाए। पर उस दिन शाम को जब वह घर पहुंचा तो बरोठे में ही एक साइकिल रखी नजर आई। दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद भी वह आगंतुक की कल्पना न कर पाया। भीतर वाले दरवाजे पर जब पहुंचा तो सहसा हंसी की आवाज सुनकर ठिठक गया। उस हंसी में एक अजीब सा अनुमाद था और उसके बाद चंदा का स्वर, अब आते ही होंगे, बैठिए ना 2 मिनट और, अपनी आंख से देख लीजिए और उन्हें समझाते जाइए कि अभी तंदुरुस्ती इस लायक नहीं जो दिन दिन भर घूमना बर्दाश्त कर सके। हाँ भाई, कमजोरी इतनी जल्दी नहीं मिट सकती, ख्याल नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। कोई पुरुष स्वर था यह। जगपति असमंजस में पड़ गया। वह एकदम भीतर घुस जाए, इसमें क्या हर्ज है। पर जब उसने पैर उठाए तो वो बाहर जा रहे थे। बाहर बरोठे में साइकिल को पकड़ते ही उसे सूझ आई। वहीं से जैसे अनजान बनता बड़े प्रयत्न से आवाज को खौलता चिल्लाया, अरे चंदा, यह साइकिल किसकी है? कौन मेहरबान? चंदा उसकी आवाज सुनकर कमरे से बाहर निकलकर जैसे खुशखबरी सुना रही थी, अपने कंपाउंडर साहब आए हैं, खोजते खोजते आज घर का पता पाए हैं, तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं। कौन? बचन सिंह? अच्छा, वही तो मैं कहूँ, भला कौन? कहता जगपति पास पहुंचा और बातों में इस तरह उलझ गया जैसे सारी परिस्थिति उसने स्वीकार कर ली हो। बचन सिंह जब फिर आने की बात कहकर चला गया तो चंदा ने बहुत अपनेपन से जगपति के सामने बात शुरू की। जाने कैसे कैसे आदमी होते हैं। क्यों, क्या हुआ? कैसे होते हैं आदमी? जगपति ने पूछा। इतनी छोटी जान पहचान में तुम मर्दों के घर में ना रहते घुस कर बैठ सकते हो? तुम तो उल्टे पैरों लौट जाओगे। चंदा कहकर जगपति के मुख पर कुछ इच्छित प्रतिक्रिया देख सकने के लिए गहरी निगाहों से ताकने लगी। जगपति ने चंदा की ओर ऐसे देखा जैसे यह बात भी कहने की या पूछने की है। फिर बोला, बचन सिंह अपनी तरह का आदमी है, अपनी तरह का अकेला होगा। पर कहते कहते चंदा रुक गई। आरे वक्त काम आने वाला आदमी है, लेकिन उससे फायदा उठा सकना जितना आसान है उतना, मेरा मतलब है कि जिससे कुछ लिया जाएगा उसे दिया भी जाएगा। जगपति ने आंखें दीवार पर गड़ाते हुए कहा और चंदा उठकर चली गई। उस दिन के बाद बचन सिंह लगभग रोज ही आने जाने लगा। जगपति उसके साथ इधर उधर घूमता भी रहता। बचन सिंह के साथ वह जब तक रहता अजीब सी घुटन उसके दिल को बांध लेती और तभी जीवन की तमाम विषमताएं भी उसकी निगाह के सामने उभरने लगती। आखिर वह स्वयं एक आदमी है, बेकार। यह माना कि उसके सामने पेट पालने की कोई इतनी विकराल समस्या नहीं, पर वह भूखों नहीं मर रहा है, जाड़े में कांप नहीं रहा है, पर उसके 2 हाथ पैर हैं, शरीर का पिंजरा है जो कुछ मांगता है, कुछ, और वह सोचता, यह कुछ क्या है? सुख? शायद हाँ, शायद नहीं। वह तो दुख में भी जी सकने का आदी है, अभावों में जीवित रह सकने वाला आश्चर्यजनक कीड़ा है। तो फिर वासना? शायद हाँ, शायद नहीं। चंदा का शरीर लेकर उसने उस क्षणिकता को भी देखा है। तो फिर धन? शायद हाँ, शायद नहीं। उसने धन के लिए अपने को खपाया है, पर वह भी तो उस अदृश्य प्यास को नहीं बुझा पाया। तो फिर क्या? वह कुछ क्या है जो उसकी आत्मा में नासूर सा रिश्ता रहता है, अपना उपचार मांगता है। शायद काम? हाँ, यही, बिल्कुल यही, जो उसके जीवन की घड़ियों को निपट सुना ना छोड़े, जिसमें वह अपनी शक्ति लगा सके, अपना मन डुबो सके, अपने को सार्थक अनुभव कर सके, चाहे उसमें सुख हो या दुख, आरक्षा हो या सुरक्षा, शोषण हो या पोषण। उसे सिर्फ काम चाहिए, करने के लिए कुछ चाहिए। यही तो उसकी प्रकृत आवश्यकता है, पहली और आखिरी मांग है, क्योंकि वह उस घर में पैदा नहीं हुआ जहाँ सिर्फ जवान हिलाकर शासन करने वाले होते हैं। वह उस घर में भी पैदा नहीं हुआ जहाँ सिर्फ मांग कर जीने वाले होते हैं। वह उस घर का है जो सिर्फ काम करना जानता है, काम ही जिसकी आस है, सिर्फ वह काम चाहता है, काम। और एक दिन उसकी काम धाम की समस्या भी हल हो गई।
तालाब वाले ऊंचे मैदान के दक्षिण और जगपति की लकड़ी की टाल खुल गई। बोर्ड तक टंग गया। टाल की जमीन पर लक्ष्मी पूजन भी हो गया और हवन भी हुआ। लकड़ी की कोई कमी नहीं थी। गांव से आने वाले गाड़ियों को इस कारोबार में पैरे हुए आदमियों की मदद से मोल तोल करवा के वहां गिरवा दिया गया। कांठे एक और रखी गई, चैलों का चट्टा करीने से लग गया और गुद्दे चीरने के लिए डाल दिए गए। 2-3 गाड़ियों का सौदा करके टाल चालू कर दी गई। भविष्य में स्वयं पेड़ खरीद कर कटाने का तय किया गया। बड़ी बड़ी स्कीमें बनी कि किस तरह जलाने की लकड़ी से बढ़ाते बढ़ाते एक दिन इमारती लकड़ी की कोठी बनेगी, चीरने की नई मशीन लगेगी। कारोबार बढ़ जाने पर बचन सिंह भी नौकरी छोड़कर उसी में लग जाएगा और उसने महसूस किया कि वह काम में लग गया है। अब 24 घंटे उसके सामने काम है, उसके समय का उपयोग है। दिन भर में वह 1 घंटे के लिए किसी का मित्र हो सकता है, कुछ देर के लिए वह पति हो सकता है, पर बाकी समय, दिन रात के बाकी घंटे, उन घंटों के अभाव को सिर्फ उसका अपना काम ही भर सकता है। और अब वह कामदार तो था, लेकिन जब टाल की उस ऊंची जमीन पर पड़े छप्पर के नीचे तख्त पर वह गल्ला रखकर बैठता, सामने लगे लकड़ियों के ढेर, कटे हुए पेड़ के तने, जड़ों को लुढ़का हुआ देखता, तो एक निरहता बरबस उसके दिल को बांधने लगती। उसे लगता एक व्यर्थ पिशाच का शरीर टुकड़ी टुकड़ी कर कर उसके सामने डाल दिया गया है। फिर इन पर कुल्हाड़ी चलेगी और इनके रेसे रेसे अलग हो जाएंगे और तब इनकी ठठरियों को सुखाकर किसी पैसे वाले के हाथ तक पर तौल कर बेच दिया जाएगा। और तब उसकी निगाहें सामने खड़े तार पर अटक जाती, जिसके बड़े बड़े पत्तों पर सुर्ख गर्दन वाले गिद्ध पर फरफरा कर देर तक खामोश बैठे रहते। तार का काला गरेरदार तना और उसके सामने ठहरी हुई वायु में निस्सहाय कांपते भारहीन नीम की पत्तियां, चकराती झड़ती रहती धूल भरी धरती पर लकड़ी की गाड़ियों के पहियों की पड़ी हुई लीक धुंधली सी चमक उठती और बगल वाले मूंगफली के पेंच की एक रस खरखराती आवाज कानों में भरने लगती। बगल वाली कच्ची पगडंडी से कोई गुजर कर टीले के ढलान से तालाब की निचाई में उतर जाता, जिसके गंदले पानी में कूड़ा तैरता रहता और सूअर कीचड़ में मुंह डालकर उस कूड़े को रौंदते। दोपहर सिमटती और शाम की धुंध छाने लगती तो वह लालटेन जलाकर छप्पड़ के खंभे की कील में टांग देता और उसके थोड़ी ही देर बाद अस्पताल वाले सड़क से बचन सिंह एक काले धब्बे की तरह आता दिखाई पड़ता। गहरे पड़ते अंधेरे में उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता और जगपति के सामने जब वह आकर खड़ा होता तो वह उसे बहुत विशाल सा लगने लगता, जिसके सामने उसे अपना अस्तित्व डूबता महसूस होता। एक आध बिक्री की बातें होती और तब दोनों घर की ओर चल देते। घर पहुंचकर बचन सिंह कुछ देर जरूर रुकता, बैठता, इधर उधर की बातें करता। कभी मौका पड़ जाता तो जगपति और बचन सिंह की थाली भी साथ लग जाती। चंदा सामने बैठकर दोनों को खिलाती। बचन सिंह बोलता जाता, क्या तरकारी बनी है, मसाला ऐसा पड़ा है कि उसकी भी बहार है और तरकारी का स्वाद भी न मरा। होटलों में या तो मसाला ही मसाला रहेगा या सिर्फ तरकारी ही तरकारी। वाह वाह, क्या बात है अंदाज की। और चंदा बीच बीच में टोक कर बोलती जाती, इन्हें तो जब तक दाल में प्याज का भुना घी ना मिले तब तक पेट ही नहीं भरता, या सिरका अगर इन्हें मिल जाए तो समझो सब कुछ मिल गया। पहले मुझे सिरका ना जाने कैसा लगता था, पर अब ऐसा जवान पर चढ़ा है कि या इन्हें कागज से पतली रोटी पसंद ही नहीं आती। अब मुझसे कोई पतली रोटी बनाने को कहे तो बनती ही नहीं, आदत पड़ गई है और फिर मन ही नहीं करता। पर चंदा की आंखें बचन सिंह की थाली पर ही जमी रहती। रोटी निपटी तो रोटी परोस दी, दाल खत्म नहीं हुई तो भी एक चमचा और परोस दी और जगपति सिर झुकाए खाता रहता। सिर्फ एक गिलास पानी मांगता और चंदा चौंक कर पानी देने से पहले कहती, अरे तुमने तो कुछ लिया भी नहीं। कहते कहते वह पानी दे देती और तब उसके दिल पर गहरी सी चोट लगती। न जाने क्यों वह खामोशी की चोट उसे बड़ी पीड़ा दे जाती, पर वह अपने को समझा लेती। कोई मेहमान तो नहीं है, मांग सकते थे, भूख नहीं होगी। जगपति खाना खाकर टाल पर लेटने चला जाता, क्योंकि
अभी तक कोई चौकीदार नहीं मिला था। छप्पर के नीचे तख्त पर जब वह लेटता तो अनायास ही उसका दिल भर आता। पता नहीं कौन कौन से दर्द एक दूसरे से मिलकर तरह तरह की टीस, चटक और ऐंठन पैदा करने लगते। कोई एक रग दुखती तो वह सहलाता भी। जब सभी नसें चटकती हो तो कहाँ कहाँ राहत का अकेला हाथ सहलाए। लेटे लेटे उसकी निगाह तार के उस और बने पुख्ता कब्र पर जम जाती, जिसके सिराहने कंटीला बबूल का एकाकी पैर सुन्न सा खड़ा रहता। जिस कब्र पर एक पर्दा नसीन औरत बड़े लिहाज से आकर सवेरे सवेरे बेला और चमेली के फूल चढ़ा जाती, घूम घूम कर उसके फेरे लेती और माथा टेक कर कुछ कदम उदास उदास सी चलकर एकदम तेजी से मुड़कर बिसातियों के मोहल्ले में खो जाती। शाम होते फिर आती, एक दिया बारती और अगर की बत्तियां जलाती, फिर मुड़ते हुए ओढ़ने का पल्ला कंधों पर डालती तो दिए की लौ कांपती। कभी कांप कर बुझ जाती, पर उसके कदम बढ़ चुके होते, पहले धीमे, थके, उदास से और फिर तेज, सधे, सामान्य से, और वह फिर उसी मोहल्ले में खो जाती। और तब रात की तन्हाइयों में बबूल के कांटों के बीच उस साए साए करते ऊंचे नीचे मैदान में जैसे उस कब्र से कोई रूह निकलकर निपट अकेली भटकती रहती। तभी तार पर बैठे सुर्ख गर्दन वाले गिद्ध मनहूस सी आवाज में किलबिला उठते और तार के पत्ते भयानकता से खरबरा उठते। जगपति का बदन कांप जाता और वह भटकती रूह जिंदा रह सकने के लिए जैसे कब्र की ईंटों में बबूल के साया तले दुबक जाती। जगपति अपनी टांगों को पेट से भींचकर कम्बल से मुंह छुआ औंधा लेट जाता। तड़के ही ठेके पर लगे लकड़हारे लकड़ी चीरने आ जाते। तब जगपति कम्बल लपेट घर की ओर चला जाता। राजा रोज सवेरे टहलने जाते थे, माँ सुनाया करती थी। एक दिन जैसे ही महल के बाहर निकल कर आए कि सड़क पर झाड़ू लगाने वाली मेहतारनी उन्हें देखते ही अपना झाड़ू पंजा पटक कर माथा पीटने लगी और कहने लगी, हाय राम, आज राजा निर्बंसिया का मुंह देखा है, न जाने रोटी भी नसीब होगी कि नहीं, न जाने कौन सी विपद टूट पड़े। राजा को इतना दुख हुआ कि उल्टे पैरों महल को लौट गए। मंत्री को हुक्म दिया कि उस मेहतारनी का घर नाच से भर दे और सब राजसी वस्त्र उतार राजा उसी क्षण जंगल की ओर चले गए। उसी रात रानी को सपना हुआ कि कल की रात तेरी मनोकामना पूरी करने वाली है। रानी बहुत पछता रही थी, पर फौरन ही रानी राजा को खोजती खोजती उस सराय में पहुंच गई जहां वह टिके हुए थे। रानी भेष बदलकर सेवा करने वाले भटियारिन बनकर राजा के पास रात में पहुंची। रात भर उनके साथ रही और सुबह राजा के जगने से पहले सराय छोड़ महल में लौट आई। राजा सुबह उठकर दूसरे देश की ओर चले गए। 2 ही दिनों में राजा के निकल जाने की खबर राज भर में फैल गई। राजा निकल गए, चारों तरफ यही खबर थी और उस दिन टोले मोहल्ले के हर आंगन में बरसात के मेह की तरह यह खबर बरसकर फैल गई कि चंदा के बाल बच्चा होने वाला है। नुक्कड़ पर जमुना सुनार की कोठरी में फिंकती सुरही रुक गई। मुंशी जी ने अपना मिजान लगाना छोड़ विस्फारित नेत्रों से ताक कर खबर सुनी। बंसी किराने वाले ने कुएं में से आधी गई रस्सी खींच डोल मन पर पटक कर सुना। सुदर्शन दर्जी ने मशीन के पहिए को हथेली से रगड़ कर रोक कर सुना। हंसराज पंजाबी ने अपनी नील लगी मलगुजी कमीज की आस्तीनें चढ़ाते हुए सुना और जगपति की बेवा चाची ने औरतों के जमघट में बड़े विश्वास पर भेद भरे स्वर में सुनाया, आज 6 साल हो गए शादी को, न बाल न बच्चा, न जाने किसका पाप है उसके पेट में और किसका होगा सिवा उस मुस्टंडे कंपाउंडर के। न जाने कहाँ से कुलक्षणी इस मोहल्ले में आ गई। इस गली की तो पुश्तों से ऐसी मर्जाद रही है कि गैर मर्द औरत की परछाई तब नहीं देख पाए। यहाँ के मर्द तो बस अपने घर की औरतों को जानते हैं, उन्हें तो पड़ोसी के घर की जनानियों की गिनती तक नहीं मालूम। यह कहते कहते उनका चेहरा तमतमा आया और सब औरतें देवलोक की देवियां की तरह गंभीर बनी, अपनी पवित्रता की महानता के बोझ से दबी धीरे धीरे खिसक गई। सुबह यह खबर फैलने से पहले जगपति टाल पर चला गया था, पर सुनी उसने भी आज ही थी। दिन भर वह तख्त पर कोने की ओर मुंह किए पड़ा रहा, न ठेके की लकड़ियां चिराई, न बिक्री की ओर ध्यान दे, ना दोपहर का खाना खाने ही घर गया। जब रात अच्छी तरह फैल गई
वह हिंसक पशु की भांति उठा। उसने अपनी उंगलियां चटकाई, मुट्ठी बांधकर बाह का जोर देखा तो नसें तनी और बाह में कठोर कंपन सा हुआ। उसने 3-4 पूरी सांसें खींची और मजबूत कदमों से घर की ओर चल पड़ा। मैदान खत्म हुआ, कंकर की सड़क आई, सड़क खत्म हुई, गली आई, पर गली के अंधेरे में घुसते हुआ सहम गया, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उसे पकड़कर सारा रक्त निचोड़ लिया। उसकी फटी हुई शक्ति की नस पर हिम शीतल होठ रखकर सारा रस चूस लिया और गली के अंधेरे की हिकारत भरी कालिक और भी भारी हो गई, जिसमें घुसने से उसकी सांस रुक जाएगी, घुट जाएगी। वह पीछे मुड़ा पर रुक गया। फिर कुछ संयत होकर वह चोरों की तरह निःशब्द कदमों से किसी तरह घर की भीतरी देहरी तक पहुंच गया। दाईं ओर की रसोई वाली दहलीज में कुप्पी टिमटिमा रही थी और चंदा अस्त व्यस्त सी दीवार से सिर टेके शायद आसमान निहारते निहारते सो गई थी। कुप्पी का प्रकाश उसके आधे चेहरे को उजागर किए था और आधा चेहरा गहन कालिमा में डूबा अदृश्य था। वह खामोशी से खड़ा ताकता रहा। चंदा के चेहरे पर नारित्व की प्रौढ़ता आज उसे दिखाई दी। चेहरे की सारी कमनीयता न जाने कहाँ खो गई थी, उसका अछूतापन न जाने कहाँ लुप्त हो गया था। फुला फुला मुख जैसे टहनी से तोड़े फूल को पानी में डालकर ताजा किया गया हो, जिसकी पंखुड़ियों में टूटन की सुरमई रेखाएं पड़ गई हो, पर भीगने से भारीपन आ गया हो। उसके खुले पैर पर उसकी निगाह पड़ी तो सूजा सा लगा। एड़ियां भरी सूजी सी नाखूनों के पास अजब सा सूखापन। जगपति का दिल एक बार महसूस उठा। उसने चाहा कि बढ़कर उसे उठा ले, अपने हाथों से उसका पूरा शरीर छू छू कर सारा कलूष पोंछ दे, उसे अपनी सांसों की अग्नि में तपाकर एक बार फिर पवित्र कर ले और उसकी आंखों की गहराई में झांक कर कहे, देवलोक से किस साप बस निर्वासित हो तुम इधर आ गई चंदा। यह साप तो अमिट था। तभी चंदा ने हड़बड़ा कर आंखें खोली। जगपति को सामने देख उसे लगा कि वह एकदम नंगी हो गई हो। अतिशय लज्जित हो उसने अपने पैर समेट लिए, घुटनों से धोती नीचे सरकाई और बहुत संयत सी उठकर रसोई के अंधेरे में खो गई। जगपति एकदम हताश हो वहीं कमरे की देहरी पर चौखट से सिर टिका बैठ गया। नजर कमरे में गई तो लगा कि पराये स्वर यहाँ गूंज रहे हैं, जिनमें चंदा का भी एक है। एक तरफ घर के हर कोने में अंधेरा सैलाब की तरह बढ़ता आ रहा था। एक अजीब सी निस्तब्धता, असमंजस, गति पर पथभ्रष्ट, शकलें पर आकारहीन। खाना खा लेते, चंदा का स्वर कानों में पड़ा। वह अनजाने ऐसे उठ बैठा जैसे तैयार बैठा हो। उसकी बात की आज तक उसने अवज्ञा न की थी। खाने तो बैठ गया, पर कौर नीचे नहीं सरक रहा था। तभी चंदा ने बड़े सधे शब्दों में कहा, कल मैं गांव जाना चाहती हूँ। चंदा फिर बोली, मैंने बहुत पहले घर चिट्ठी डाल दी थी, भैया कल लेने आ रहे हैं। तो ठीक है, जगपति वैसे ही डूबा डूबा बोला। चंदा का बांध टूट गया और वह वहीं घुटनों में मुंह दबाकर कातर सी फपक फपक कर रो पड़ी। ना उठ सकी ना हिल सकी। जगपति क्षण भर को विचलित हुआ, पर जैसे जम जाने के लिए उसके होठ फड़के और क्रोध के ज्वालामुखी को जबरन दबाते हुए भी वह फूट पड़ा। यह सब मुझे क्या दिखा रही हो, बेशरम, बेगैरत। उस वक्त नहीं सोचा था जब मेरी लाश तले। तब की बात झूठ है। सिसकियों के बीच चंदा का स्वर फूटा, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया। एक भरपूर हाथ चंदा की कनपट्टी पर आग सुलगाता पड़ा और जगपति अपनी हथेली दूसरी से दबाता खाना छोड़ कोठरी में घुस गया और रात भर कुंडी चढ़ाए उसी कालिख में घुटता रहा। दूसरे दिन चंदा घर छोड़ अपने गांव चली गई। जगपति पूरा दिन और रात टाल पर ही काट देता, उसी वीराने में, तालाब के बगल, कब्र, बबूल और तार के पड़ोस में। पर मन मुर्दा हो गया था। जबरदस्ती वह अपने को वहीं रोके रहता। उसका दिल होता कहीं निकल जाए, पर ऐसी कमजोरी उसके तन और मन को खोखला कर गई थी कि चाहने पर भी वह जा ना पाता। हिकारत भरी नजरें सहता और वहीं पड़ा रहता। काफी दिनों बाद जब नहीं रह गया तो एक दिन जगपति घर पर ताला लगा नजदीक के गांव में लकड़ी कटाने चला गया। उसे लग रहा था कि अब वह पंगु हो गया है, बिल्कुल लंगड़ा, एक रेंगता कीड़ा जिसके ना आँख है, ना कान, ना मन, ना इच्छा। वह उस बाग में पहुंच गया जहां खरीदे पेड़ कटने थे।
दो आरे वाले ने पतले पेड़ के तने पर आरा रखा और कर कर का आवाज शोर शुरू हो गया। दूसरे पेड़ पर बन्ने और सकुरे की कुल्हाड़ी बज उठी और गांव से दूर उस बाग में एक लयपूर्ण शोर शुरू हो गया। जड़ पर कुल्हाड़ी पड़ती तो पूरा पेड़ थर्रा जाता। करीब के खेत की मेड़ पर बैठे जगपति का शरीर भी जैसे कांप कांप उठता। चंदा ने कहा था, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया, क्या वह ठीक कहती थी? क्या बचन सिंह ने टाल के लिए जो रुपए दिए थे उसका ब्याज इधर चुकता हुआ? क्या सिर्फ वही रुपए आग बन गए जिसकी आंच में उसकी सहनशीलता, विश्वास और आदर्श मोम से पिघल गए? सकुरे, बाग से लगे दरे पर से किसी ने आवाज लगाई। सकुरे ने कुल्हाड़ी रोककर वहीं से हाँक लगाई। कोने के खेत से लीक बनी है, जरा मेर मार कर लगा ना गाड़ी। जगपति का ध्यान भंग हुआ। उसने मुड़कर दरे पर आंख कराई। 2 भैंसा गाड़ियां लकड़ी भरने के लिए आ पहुंची थी। सकुरे ने जगपति के पास आकर कहा, एक गाड़ी का भुर्त तो हो गया, बल्कि 1.5 का। अब इस पतरिया पेड़ को न छाट दे। जगपति ने उस पेड़ की ओर देखा जिसे काटने के लिए सकुरे ने इशारा किया था। पेड़ की साग हरी पत्तियों से भरी थी। वह बोला, अरे यह तो हरा है, अभी इसे छोड़ दो। हरा होने से क्या, उखड़ तो गया है, ना फूल का ना फल का। अब कौन इसमें फल फुलाएंगे? 4 दिन में पत्ती झुरा जाएगी। सकुरे ने पेड़ की ओर देखते हुए उस्तादी अंदाज से कहा, जैसा ठीक समझो तुम। जगपति ने कहा और उठकर मेर पक्के कुएं पर पानी पीने चला गया। दोपहर ढलते गाड़ियां भरकर तैयार हुई और शहर की ओर रवाना हो गई। जगपति को उनके साथ आना पड़ा। गाड़ियां लकड़ी से लदी शहर की ओर चली जा रही थी और जगपति गर्दन झुकाए कच्ची सड़क की धूल में डूबा भारी कदमों से धीरे धीरे उन्हीं की बजती घंटियों के साथ निर्जीव सा बढ़ता जा रहा था। कई बरस बाद राजा परदेश से बहुत सा धन कमाकर गाड़ी में लादकर अपने देश की ओर लौटे। माँ सुनाया करती थी, राजा की गाड़ी का पहिया महल से कुछ दूर पतेल की झाड़ी में उलझ गया। हर तरह की कोशिश की पर पहिया ना निकला। तब एक पंडित ने बताया कि संकट के दिन का जन्मा बालक अगर अपने घर की सुपारी लाकर इसमें छुआ दे तो पहिया निकल जाएगा। वहीं 2 बालक खेल रहे थे। उन्होंने यह सुना तो कूद कर पहुंचे और कहने लगे कि हमारी पैदाइश संकट की है, पर सुपारी तब लाएंगे जब तुम आधा धन देने का वादा करो। राजा ने बात मान ली। बालक दौड़े दौड़े घर गए, सुपारी लाकर छुआ दी, फिर घर का रास्ता बताते आगे आगे चले। आखिर गाड़ी महल के सामने उन्होंने रोक ली। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे महल में ये 2 बालक कहाँ से आ गए। भीतर पहुंचे तो रानी खुशी से बेहाल हो गई। पर राजा ने पहले उन बालकों के बारे में पूछा तो रानी ने कहा कि ये दोनों बालक उन्हीं के राजकुमार हैं। राजा को विश्वास नहीं हुआ। रानी बहुत दुखी हुई। गाड़ियां जब टाल पर आकर लगी और जगपति तख्त पर हाथ पैर ढीले करके बैठ गया तो पगडंडी से गुजरते मुंशी जी ने उसके पास आकर बताया, अभी उस दिन वसूली में तुम्हारी ससुराल के नजदीक एक गांव में जाना हुआ तो पता लगा कि 15-20 दिन हुए चंदा के लड़का हुआ है। और फिर जैसे मोहल्ले में सुनी सुनाई बातों पर पर्दा डालते हुए बोले, भगवान के राज में देर है अंधेर नहीं जगपति भैया। जगपति ने सुना तो पहले उसने गहरी नजरों से मुंशी जी को ताका, पर वह उनके तीर का निशाना ठीक नहीं खोज पाया। पर सब कुछ सहन करते हुए बोला, देर और अंधेर दोनों है। अंधेर तो सरासर है, तिरिया चरत्तर है, सब बड़े बड़े हार गए हैं। कहते कहते मुंशी जी रुक गए, पर कुछ इस तरह जैसे कोई बड़ी बात है जिसे उनकी गोल होती हुई आंखें समझा देगी। जगपति मुंशी जी की तरफ ताकता रह गया। मिनट भर मनहूस सा मौन छाया रहा। उसे तोड़ते हुए मुंशी जी बड़ी दर्द भरी आवाज में बोले, सुन तो लिया होगा तुमने। क्या कहने को जगपति कह गया, पर उसे लगा कि अभी मुंशी जी उस गांव में फैली बातों को ही बड़ी बेदर्दी से कह डालेंगे। उसने नाहक पूछा। तभी मुंशी जी ने उसकी नाक के पास मुंह ले जाते हुए कहा, चंदा दूसरे के घर बैठ रही है, कोई मधुसूदन है वहीं का, पर बच्चा दीवार बन गया है। चाहते तो वो यही है कि मर जाए तो रास्ता खुले, पर राम जी की मर्जी। सुना है बच्चा रहते भी वह चंदा को बैठाने को तैयार है। जगपति की सांस गले में अटक कर रह गई। बस आंखें मुंशी जी के चेहरे पर पथराई सी जरी थी। मुंशी जी बोले, अदालत से बच्चा तुम्हें मिल सकता है, अब काहे का शर्म लिहाज। अपना कहकर किस मुंह से मांगू बाबा, हर तरफ तो कर्ज से दवा हूँ।
तन से, मन से, पैसे से, इज्जत से किसके बल पर दुनिया संजोने की कोशिश करूं। कहते कहते वह अपने में खो गया। मुंशी जी वहीं बैठ गए। जब रात झुक आई तो जगपति के साथ ही मुंशी जी भी उठे। उसके कंधे पर हाथ रखे हुए उसे गली तक लाए। अपनी कोठरी आने पर पीठ सहलाकर उन्होंने उसे छोड़ दिया। वह गर्दन झुकाए गली के अंधेरे में उन्हीं ख्यालों में डूबा ऐसे चलता चला आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर कुछ ऐसा बोझ था जो ना सोचने देता था और ना समझने। जब चाची की बैठक के पास से गुजरने लगा तो सहसा उसके कानों में भनक पड़ी, आ गए सत्यानाशी कुलबोरन। उसने जरा नजर उठाकर देखा तो गली की चाची भौजाइयां बैठक में जमा थी और चंदा की चर्चा छिड़ी थी। पर वह चुपचाप निकल गया। इतने दिनों बाद ताला खोला और बरोठे के अंधेरे में कुछ सूझ ना पड़ा तो एकाएक वह रात उसकी आंखों के सामने घूम गई जब वह अस्पताल से चंदा के साथ लौटा था। बेवा चाची का वह जहर बुझे तीर आ गए राजा निर्वंशिया अस्पताल से, और आज सत्यानाशी कुलबोरन और स्वयं उसका वह वाक्य जो चंदा को छेद गया था, तुम्हारे कभी कुछ ना होगा। और उस रात की शिशु चंदा का लड़का हुआ है। वह कुछ और जनती, आदमी का बच्चा ना जनती। चंदा का लड़का हुआ है, वह कुछ और जनती, आदमी का बच्चा ना जनती। वह और कुछ भी जनती, कंकर पत्थर वह नारी ना बनती, बच्चे ही बनी रहती। उस रात की शिशु चंदा। पर चंदा यह सब क्या करने जा रही है? उसकी जीते जी वह दूसरे के घर बैठने जा रही है। कितने बड़े पाप में धकेल दिया चंदा को। पर उसे भी तो कुछ सोचना चाहिए, आखिर क्या? पर मेरे जीते जी तो यह सब अच्छा नहीं। वह इतनी घृणा बर्दाश्त करके भी जीने को तैयार है, या मुझे जलाने को। वह मुझे नीच समझती है, कायर। नहीं तो एक बार खबर तो लेती, बच्चा हुआ तो पता लगता। पर नहीं, वह उसका कौन है? कोई भी नहीं। औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी है जो आदमी औरत के पहियों को साध कर तन के दलदल से पार ले जाती है। नहीं तो हर औरत वेश्या है और हर आदमी वासना का कीड़ा। तो क्या चंदा औरत नहीं रही? वह जरूर औरत थी, पर स्वयं मैंने उसे नरक में डाल दिया। वह बच्चा मेरा कोई नहीं, पर चंदा तो मेरी है। एक बार उसे ले आता, फिर यहाँ रात के मोहक अंधेरे में उसके फूल से अधरों को देखता, निर्द्वंद सोई पलकों को निहारता, सांसों की दूध सी अछूती महक को समेट लेता। आज का अंधेरा, घर में तेल भी नहीं जो दिया जला ले। और फिर किसके लिए कौन जलाए? चंदा के लिए, पर उसे तो बेच दिया था। सिवाय चंदा की कौन सी संपत्ति उसके पास थी जिसके आधार पर कोई कर्ज देता? कर्ज ना मिलता तो यह सब कैसे चलता? काम पैर कहाँ से कटते? और तब सकूरे के वे शब्द उसके कानों में गूंज गए, हरा होने से क्या, उखड़ तो गया है। वह स्वयं भी तो एक उखड़ा हुआ पेड़ है, ना फल का ना फूल का, सब व्यर्थ ही तो है। जो कुछ सोचा उस पर कभी विश्वास ना कर पाया। चंदा को चाहता रहा पर उसके दिल में चाहत न जगा पाया। उसे कहीं से एक पैसा मांगने पर डांटता रहा पर खुद लेता रहा। और आज वह दूसरे के घर बैठ रही है, उसे छोड़कर वह अकेला है। हर तरफ बोझ है जिसमें उसकी नस नस कुचली जा रही है, रग रग फट गई है। और वह किसी तरह टटोल टटोल कर भीतर घर में पहुंचा। रानी अपने कुल देवता के मंदिर में पहुंची। माँ सुनाया करती थी, अपने सतीत्व को सिद्ध करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। राजा देखते रहे। कुल देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी देवी शक्ति से दोनों बालकों को तत्काल जन्मे शिशुओं में बदल दिया। रानी की छातियों में दूध भर आया और उनमें से धार फूट पड़ी जो शिशुओं के मुंह में गिरने लगी। राजा को रानी के सतीत्व का सबूत मिल गया। उन्होंने रानी के चरण पकड़ लिए और कहा कि तुम देवी हो, ये मेरे पुत्र हैं। और उस दिन से राजा ने फिर से राजकाज संभाल लिया। पर उसी रात जगपति अपना सारा कारोबार त्याग, अफीम और तेल पीकर मर गया, क्योंकि चंदा के पास कोई दैवी शक्ति नहीं थी और जगपति राजा नहीं, बच्चन सिंह कंपाउंडर का कर्जदार था। राजा ने दो बातें की, माँ सुनाती थी। एक तो रानी के नाम से उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया और दूसरे राज के नए सिक्कों पर बड़े राजकुमार का नाम खुदवा कर चालू किया, जिससे राज भर में अपने उत्तराधिकारी की खबर हो जाए। जगपति ने मरते वक्त दो पर्चे छोड़े, एक चंदा के नाम, दूसरा कानून के नाम। चंदा को उसने लिखा था, चंदा मेरी अंतिम चाह यही है कि तुम बच्चे को लेकर चली आना।
अभी 1-2 दिन मेरी लाश की दुर्गति होगी, तब तक तुम आ सकोगी। चंदा, आदमी को पाप नहीं पाश्चाताप मारता है। मैं बहुत पहले मर चुका था। बच्चे को लेकर जरूर चली आना। कानून को उसने लिखा था। किसी ने मुझे मारा नहीं है, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरे जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा। उसमें जहर है। मैंने अफीम नहीं, रुपए खाए। उन रुपयों में कर्ज का जहर था। उसी ने मुझे मारा है। मेरी लाश तब तक न जलाई जाए जब तक चंदा बच्चे को लेकर ना आ जाए। आग बच्चे से दिलवाई जाए बस। माँ जब कहानी समाप्त करती थी तो आसपास बैठे बच्चे फूल चढ़ाते थे। मेरी कहानी भी खत्म हो गई। पर आप सभी को कैसी लगी राजा निरबंसिया की कहानी? सोचने को मजबूर करती है ना। मैं मीनाक्षी शुक्ला फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट भी। बहुत धन्यवाद आपका।